सभी कॉमर्स विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। मैं आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। मैं डॉक्टर हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, स्टेट राजस्थान। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST के वीडियोस, सब्जेक्ट वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम वीडियो कंटेंट्स पर चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर चालू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यूनिट 3 में इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए रहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठेका लागत निर्धारण। जब कॉन्ट्रैक्टर को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो किस तरह से अपनी अकाउंटिंग रखता है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉस्टिंग को नोट करता है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर हम बाइफर्केशन करें कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे, तो हमारे पास दो तरीके हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सेम अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट हो गए हों, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं हुए हैं। तो उन जो नहीं हुए हैं उनकी बात हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे। एक बार हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक कंप्लीट ईयर में कंप्लीट हो गए हैं उनका अकाउंट बना के देखते हैं, उस अकाउंट को हम लोग समझते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ये आपके सामने फॉर्मेट हो गया। क्या क्या वैल्यूज आपको लिखनी है वो हम लोग समझ लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद इसकी डेबिट साइड में जो आप लोगों को नोट करना है, सबसे पहले शुरुआत आप लोग करेंगे मटेरियल से। किसी ठेकेदार के पास कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल कहाँ कहाँ से आ सकता है, थोड़ा डिटेल में बात कर लें। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार मार्केट से खरीद सकता है। क्या ये जरूरी है कि वो हमेशा मटेरियल खरीदे? नहीं, वो अगर उसके पास गोदाम में पड़ा है तो भी माल वहां से इश्यू कर सकता है। एक और ऑप्शन है ट्रांसफर फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट। तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पे 3 प्रकार से आ सकता है, खरीदा जाए, स्टोर से इश्यू हो, या किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफर हो। अच्छा, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट से जाएगा कैसे? अगर कंज्यूम हो जाए तो अच्छी बात है, कंज्यूम तो डेबिट में ही रह जाएगा। लेकिन यहां से अगर किसी कारण से वो मटेरियल रिटर्न होता है तो कहां कहां जा सकता है? मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, और अंत में बचा हुआ जो स्टॉक होगा वो आप लोग बाय वाली साइड में ही बाय मटेरियल एट साइट करके लिख देंगे। तो जिस जगह काम चल रहा होता है उसे हम साइट बोलते हैं, इसलिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे मटेरियल एट साइट। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ मटेरियल का। अब चलते हैं वेजेस पर। वेजेस
चाहे वो पेड हो या एक्रूड हो, आपको दोनों यहां ले लेनी है। इसके बाद जब आप अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो सारे एक्सपेंसेस जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं आपको एक एक करके डेबिट में लिख लेने हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कॉस्ट है तो भी आप उसको डेबिट में लिख लेंगे। और क्या कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में आएगा? टू प्लांट इश्यूड, प्लांट की टोटल वैल्यू इस जगह आ जाएगी। मान लीजिए 10,000 रुपए का प्लांट दिया है तो 10,000 रुपए पूरे आ जाएंगे और डेप्रिसिएट होने के बाद वाली वैल्यू बाय प्लांट एट साइट करके यहां आ जाएगी। मैंने सिर्फ उदाहरण स्वरूप लिखा है कि मान लीजिए 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया प्लांट पे, तो बाय वाली साइड में 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन घटाकर आप लोग 9,000 रुपए क्रेडिट साइड में नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन लगाइए और लेस करके क्रेडिट साइड में लिख लीजिए। तो जैसा आप लोगों को मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको जो अभी फॉर्मेट बता रहा हूं वो है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग ईयर। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है तो बाय वाली साइड में इनकम लिखी जाएगी और वो इनकम होगी बाय कॉन्ट्रैक्टी के नाम से, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। और कौन सी प्राइस से होगी? सेल प्राइस से। और एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए सेल प्राइस क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये लिखने के बाद आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा और क्रेडिट में आता है तो बाय लॉस बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा, जो कि जनरल P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक ही ईयर में अगर कंप्लीशन हो जाए तो फॉर्मेट इस तरीके का रहेगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर हमें कैसे एंट्रीज करनी है और कैसे कंप्लीट करना है। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब डिस्कशन करते हैं हम लोग। अब जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपके सामने है वो परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस पर बनाए जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, सेकंड मेथड। अगेन इसके डेबिट साइड में मटेरियल उसी तरह से लिखना है जैसे आपको ऊपर मैंने सिखाया कि मटेरियल खरीद सकता है कॉन्ट्रैक्टर, अदर स्टोर से इश्यू कर सकता है, किसी और जगह से ट्रांसफ़र कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफ़र कर सकता है। जहाँ तक मटेरियल रिटर्न की बात करें तो मटेरियल स्टोर को रिटर्न हो सकता है, किसी अनदर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र हो सकता है। और बाय वाली साइड में मटेरियल एट साइड करके आ जाएगा। वेजेस आप पेड और एक्रूड दोनों नोट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में नोट करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट में आ जाएगी, सभी एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएंगे। प्लांट जो भी कॉन्ट्रैक्ट को इश्यू किया गया है वो डेबिट साइड में आ जाएगा, डेप्रिसिएशन लेस करके बैलेंस वैल्यू क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाय प्लांटेड साइड एज डेप्रिसिएटेड बाय द डेप्रिसिएशन। इसके बाद अब जो नयापन आएगा इस इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब बाय वर्क इन प्रोग्रेस करके आप लोगों को यहाँ नोट करना होगा। इस वर्क इन प्रोग्रेस में दो बातें आपको लिखनी होगी, वो होगी वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड।
सर ये दोनों क्या है? वर्क सर्टिफाइड पर्टिकुलरली जैसे साल 31 मार्च को हम ख़त्म कर रहे हैं, 15 मार्च 20 मार्च को आर्किटेक्ट से कॉन्ट्रैक्टर एक सर्टिफिकेट लेता है कि मैंने इतना काम कंप्लीट कर दिया है। अब वैसे तो 31 मार्च को लेना होता है ईयर एंड पे, पर क्योंकि आर्किटेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो हर एक कॉन्ट्रैक्टर के हर एक कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल निकाल पाए और वो 31 मार्च को सर्टिफाई कर दे कि इतना % कंप्लीट हो गया है, तो अगर वो 20 मार्च को कंप्लीट सर्टिफिकेट देता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है, तो जितना कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा वो आप वर्क सर्टिफाइड के नाम से नोट करेंगे। और वर्क अनसर्टिफाइड की जहाँ तक बात करें, 20 मार्च से लेके 31 मार्च तक जितने एक्सपेंडिचर होंगे वो वर्क अनसर्टिफाइड की डेफिनेशन में आ जाएंगे। याद रखिए, वर्क सर्टिफाइड आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में से कंप्लीशन % आधार पर बताता है, मतलब ये एक तरीके से सेलिंग प्राइस है, जबकि वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि 20 मार्च से 31 मार्च तक जितने एक्सपेंडिचर हुए हैं आप उसको नोट कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट पर कैलकुलेट होगा, जबकि वर्क सर्टिफाइड सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट होगा। क्योंकि आपने क्रेडिट साइड में सेलिंग प्राइस लिख दिया तो अब प्रॉफिट कैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो डेबिट साइड में अब आप टोटल लगा के आंसर निकालेंगे और वो होगा नॉशनल प्रॉफिट। क्रेडिट से टोटल लगाइए, टोटल लगाने के बाद डेबिट साइड के एक्सपेंडिचर को माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट आने के बाद में अभी आपका यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बंद नहीं होगा। ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे आपने इसका सम लगा लिया और सम लगा के डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया है, इस जगह लाइन खींचने के बाद आपको नॉशनल प्रॉफिट को एक बार पुनः क्रेडिट साइड में लिख के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व के नाम से बैलेंस शीट फिगर निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अमाउंट आएगा वो वर्किंग नोट से आना है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट बैलेंस शीट फिगर से आ जाएगा। तो अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन कर रहे हो तो चेंज जो होगा वो होगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड सेलिंग प्राइस से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कैलकुलेट होने वाला है, वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। वर्क सर्टिफाइड की जगह जनरली क्वेश्चन में लिखा होता है कैश रिसीव्ड, जैसे 54,000 दे दिया और ये कहा कि ये 90% अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वर्क सर्टिफाइड अगर 100% होगा, 60,000 होगा, उसका 90% कैश रिसीव हुआ है, तो जो कैश रिसीव का फिगर होगा वो वर्क सर्टिफाइड का % बताएगा। इस तरह से नॉशनल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट से टोटल लगा के, और टोटल लगाने के बाद इसी अकाउंट में नीचे की तरफ बाय नॉशनल प्रॉफिट लिख के 2 P&L और 2 WIP रिजर्व शो करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग नोट कैसे बनेगा, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, इसके लिए आपको मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अभी तक का पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। इन केस अगर डाउट है कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसको क्लियर करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।